हंसी की दुनिया के बादशाह ने 42 दिन की जंग के बाद आंखें मूंद ली। दुनिया भर के अवाम को हंसाने वाले ने आज सुबह की शुरुआत के साथ ही सबको रुला दिया। मौसम के मिजाज बदले नजर आए, कुछ कुछ वैसे जैसे सियासत के रंग बदले हुए हैं। लेकिन सर्द सुहाने इस मौसम में हवाएं इतनी बोझिल हैं कि दिल्ली वालों का दम फूल रहा है और दम फुला रही हैं देश में हर दिन होने वाली दुष्कर्म की वारदातें। लेकिन आज की खबरों में कौन सी खास हैं, जिनमें से थोड़ी खास हैं, चलिए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं संजय मग्गू। और बात करते हैं दिन भर की खबरों में से कुछ ऐसी खास खबरों की जिन्हें कि आप पूरा जान समझ नहीं पाए। उन्हीं कुछ खास खबरों का विश्लेषण मेरी नज़र से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी अपील, छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करते रहें। पहली खबर में उन्हें श्रद्धांजलि जिन्होंने 3 दशक के लंबे समय तक लोगों को हंसाया और गुदगुदाया। आज 42 दिन के इलाज के बाद भी मौन को मंजूर किया। राजू श्रीवास्तव, हम सब के गजोधर भैया, 58 साल की उम्र में आज 21 सितंबर 2022 को दुनिया को अलविदा कह गए। उन्हें 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आया था और जिसके बाद एम्स में एडमिट रहे। 42 दिन के लंबे इलाज के बाद आज सुबह उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। दुनिया के दिलों से गमों को मिटाकर ठाके काबिज करने वाले इस कलाकार का अपना दिल इतना कमज़ोर रहा कि वक्त से पहले दुनिया से विदा हो गया। लाफ्टर किंग राजू श्रीवास्तव। देश रोजाना की तरफ से राजू श्रीवास्तव को भावभीनी श्रद्धांजलि। और चलिए आज बात करते हैं अब खेल जगत की। खबर तो आपको पता ही होगी, एशिया कप के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन। इस प्रदर्शन के चलते क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से जो हार मिली उसके लिए हताश होना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है, लेकिन जैसी स्थिति में अपनी टीम दिखाई पड़ रही है, कप पर कब्जा ख्वाब लग रहा है और क्रिकेट प्रेमियों के माथे पर उनका ये प्रदर्शन चिंताओं की लकीरों को बढ़ा रहा है। तो सवाल यही है कि ऐसी परफॉर्मेंस के बाद क्या टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी? आइए जानते हैं। कहावत कही जाती है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, लेकिन टीम इंडिया गलतियों से शायद बस हारना ही सीख रही है। और अगर यही सीख जारी रही तो T20 वर्ल्ड कप भी भूल जाइए। 2021 का T20 वर्ल्ड कप जब हम हारे थे तो कहा गया था कि कैप्टन और कोच की स्ट्रेटेजी गड़बड़ थी। इन्हें बदल दिया गया, असर दिखा भी। शुरू में टीम ने जीत दर्ज की, क्रिकेट प्रेमियों ने भी चैन की सांस ली, लेकिन फिर टीम में शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट वाला दौर। और भैया ये बदलाव वाले बहुत कुछ सिखाएंगे। इसी के तहत 6 से ज़्यादा ओपनिंग जोड़ी और कैप्टन देखने को मिले, लेकिन जैसे ही मैदान दिखा टीम इंडिया ने हार का इतिहास दोहरा दिया। और अब आ रहा है T20 वर्ल्ड कप। पूरा महीना भी नहीं बचा, लेकिन टीम के लक्षण ऐसे नहीं हैं कि कुछ सकारात्मक दिखाएं। रोहित शर्मा ऐसे कैप्टन जो बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए जाने जाते हैं, उनकी भी कई स्ट्रेटेजी फेल होती दिख रही हैं, लेकिन अपने फेलियर से वो कुछ सीखें ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं। अब जब सीखे नहीं तो हम जैसों को तो T20 वर्ल्ड कप दूर की कोड़ी ही नज़र आएगा। वैसे मैच भी कई बार चमत्कार दिखा जाते हैं और बिना मेहनत के या पावरफुल सर्जरी के भी किसी किसी को क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन जब पस्त हो जाएं तो फिर सब बकले झांकते फिरते हैं। इधर उधर तोहमतों का दौर शुरू होता है। खैर चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही उथल पुथल की बात करते हैं। आप कहेंगे कि रोज कांग्रेस की खबरें ले आते हैं, क्या करें, कभी कुछ करके और कभी बिना कुछ किए कांग्रेस खुद ही खबरों में बनी रहती है। हाँ, फिलहाल यात्रा चल रही है और अध्यक्ष पद को लेकर भी कांग्रेस सुर्खियों में है। कल मैंने कहा था कि अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद के लिए सीधी टक्कर हो सकती है, और साथ ही यह संभावना भी जताई थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के इच्छुक नहीं लगते। इसके आगे ही खबर अब सुनिए, क्योंकि दुविधा वाला दौर अशोक गहलोत के बयान ने खत्म किया है। यह तो आपको पता ही होगा कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। राहुल गांधी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, उनकी मना बार बार सुनाई दे रही है। जिसके बाद अशोक गहलोत भी साफ कह चुके हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर राहुल गांधी नामांकन नहीं करेंगे तो फिर वे नामांकन करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई राजस्थान में, जिसमें मंगलवार की देर रात को अशोक गहलोत ने नामांकन दाखिल करने के संकेत भी दिए। बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि वो आखिरी बार फिर से राहुल गांधी से मिलेंगे, उन्हें मनाएंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं माने तो फिर हाईकमान के आदेश का पालन होगा। यहाँ उनके मुख्यमंत्री का पद त्यागने वाले संशय के सवाल का जवाब भी मिल गया। दरअसल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का संकेत मिलने पर विधायकों ने उनसे कहा था कि आपको यहीं रहना होगा।
इसके जवाब में गहलोत बोले कि मैं कुछ भी बन जाऊं लेकिन आपसे दूर नहीं रहूंगा, अंतिम सांस तक राजस्थान की सेवा करूंगा। आज गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, अब केरल जाएंगे और राहुल को मनाएंगे, और राहुल नहीं माने तो फिर खुद अपने पद के लिए यानी कि अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ संभवतः मुख्यमंत्री पद वाला वादा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये ओपन इलेक्शन है और इसे कोई भी लड़ सकता है। एक व्यक्ति एक पद वाला जो नियम है वो नॉमिनेटेड पदों के लिए होता है, इलेक्शन के पद के लिए नहीं। यानी कि जब हाईकमान नॉमिनेट करती है तो 2 पद वाली बात आती है, लेकिन ये तो खुला चुनाव है और इसमें विधायक, सांसद, मंत्री या कोई भी नेता खड़ा हो सकता है, और वो भी अपने उसी पद पर रह सकता है जिस पद पर वो पहले हैं। आप खुद सुनिए गहलोत जी क्या कह रहे हैं। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप नहीं रहना, नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष। मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूँ, 1 पद पे, 2 पद पे, 3 पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँ। अब मैंने बहुत पद संभाल लिए, अब मैं मैदान में उतरूँ, राहुल गांधी के साथ दौरे करूं, यात्रा करूं, जनता का आह्वान करें, हम लोग देश भर के लोगों को आह्वान करके हम लोग सड़कों पे लावें, और ये जो फासिस्टी लोग बैठे हुए हैं इनके खिलाफ में हम लोग मोर्चा खोलें। ये मेरी हार्दिक इच्छा तो ये है। मेरी इच्छा क्या काम आएगी, क्योंकि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है। आज अगर पार्टी संकट में है इनके कारनामों से, कोई हमारे गलतियों से नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शासन जो था सोनिया गांधी जी के साथ में बेमिसाल था। वो कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम, लोकपाल, वो कहाँ चले गए, वो कोई नाम ले ही नहीं रहा है। बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, चुनाव जीत गए लोग धर्म के नाम पर। आज जो स्थिति देश की है उसमें कांग्रेस मजबूत होना जरूरी है, और कांग्रेस की मजबूती के लिए जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। शशि थरूर से आपका मुकाबला हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप इस टक्कर को? लोग बड़े दिलचस्पी से देखो, मैं तो ये मुकाबले तो होने ही चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी होनी चाहिए, तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस पार्टी में डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। कब तो राजनाथ सिंह जी बन गए, कभी अमित शाह जी अध्यक्ष बन गए बीजेपी के, और कब बन गए नड्डा साहब बन गए। कोई चर्चा होती देश के अंदर? हमारा सौभाग्य है कि देश का मीडिया सिर्फ कांग्रेस की चर्चा करता है। हम आपको बहुत आभारी हैं आप लोगों के कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है जिसे त्याग, बलिदान और जो है कुर्बानी है आज़ादी के पहले की, आज़ादी के बाद की भी, आज भी लोग याद कर उनके जहन में हैं। इसलिए आज मीडिया वाले देखते हैं कि कांग्रेस, हालांकि वो गोदी मीडिया होगा, दबाव में होगा, ईडी, इनकम टैक्स, CBI होगा, उसके बाद में उसके दिल के अंदर ये है ये पार्टी मजबूत रहनी चाहिए। हमारी मजबूरी है कि हम गोदी मीडिया बने हुए हैं, पर कांग्रेस का जो आज़ादी के पहले का, आज़ादी के बाद का इतिहास है वो किसी कीमत पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए देश के अंदर। इसलिए आज मीडिया हमारा, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, किसी की रूप में साथ देते हम आपका आभारी हैं। राहुल जी को आखिरी बार आप मनाने जा रहे हैं, जो जा रहा हूँ मैं, आखिरी बार जाके मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने प्रस्ताव रखा था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर 4-5 दिन पहले कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष स्वीकार करना चाहिए। अभी हमारी इच्छा है एज ए कांग्रेस अध्यक्ष वो यात्रा करते हैं तो और ज़्यादा एक और बनेगा पार्टी का, मेरा मानना है। तो मैं जाके उनसे और बात कर रहा हूँ, एक बार और प्रयास करेंगे, उसके बाद में मैं तय करूँगा। अब वो अगर अध्यक्ष बन गए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, इसका जवाब गहलोत साहब ने समय पर छोड़ दिया है। हाँ, उनकी पसंद या इच्छा है कि वे वहाँ रहें जहाँ उनकी मौजूदगी से पार्टी लाभान्वित होती रहे। यह तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा और मत है
कि मुख्यमंत्री और अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर, लेकिन अगर राहुल के इनकार के बाद गहलोत पार्टी के सरदार बनते हैं और मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। वैसे जब यह सवाल सचिन से किया जाता है तो वे अपनी इच्छा को ज़्यादा ना बताते हुए बस इतना कहते हैं कि 17 अक्टूबर को पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। आप भी सुन लीजिए सचिन पायलट का बयान। Yes, election is all. The Central Election Authority has announced the process. 24th, the nominations will start until 30th. Anybody who wants to fight elections can file nomination. That's what Mr. Mistry has said. That's what AICC has said. It's a very open, fair, transparent process. 9,000 elected officials will elect the Congress president. No other political party has ever conducted this exercise in its organization. And when they question the Congress, they should look within. The BJP, for example, how they elect their president, who files the nomination, who votes, who elects, nothing. It's all not even on paper. So this exercise is a Congress undertaking, which I think we're very proud of. And whatever will be the outcome, the Congress party will emerge stronger after this election is over. You see, in 2018, when we got majority in Rajasthan, all MLAs, including myself, we all got together and we said the decision of who will lead the state lies with the Congress president. And that time, the Congress president made a choice. Nothing has changed. Whatever the leadership of the Congress party wants, that will happen, whether it's in AICC or in Rajasthan. But our aim should be to win Rajasthan state. It's an important state for us. We've been in government. Last time we were in government, we were reduced to 21 MLAs. Before that also we lost. So we have to break the trend of how we can win the state again. For that, certain things need to be done. I've conveyed my suggestions to the leadership. The decision finally will be taken by the Congress leadership. Whatever decision the leadership takes, it will be acceptable to everybody. What do you think There are speculations, but we don't know. Until someone files their nomination, we don't know who the final candidates will be. There are many names doing the round in the media. But I would think it's better to wait, be patient, wait for a few days, and let's see actually who files nominations. Yes, I think majority state Congress units have said that Rahul ji should become Congress president and file his nomination. But ultimate decision is his, whether he will contest or not. But people, workers have, including Rajasthan, we've all said what we had to say in terms of having Rahul ji as president. But whether he will contest, I can't say. That's his decision. Irrespective of whatever happens, Congress party will have a new president on October 17th when voting takes place if there's more than one contestant. But the internal process itself will give strength to the workers, and it's a fair, transparent process which no other political party in India has ever had. वैसे इन सबके बीच एक बयान जयराम रमेश का भी आया है, जो राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के कयासों पर विराम लगा रहे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने अपने हालिया बयान में कहा है कि राहुल गांधी नामांकन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर होंगे। जाहिर है कि इस दौरान वो दिल्ली नहीं आएंगे, और जब दिल्ली नहीं आएंगे तो स्पष्ट बात है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं दाखिल कर पाएंगे। इसलिए मोटा मोटी जो सशक्त बात है, जो मुख्य बात है, वो ये है कि अशोक गहलोत इस समय मुख्य दावेदार हैं। और खबरों में अगली खबर पे आपको ले चलते हैं कि जो मोदी जी की वाहवाही होती है देश और विदेश में, जब हर तरफ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, मोदी जी पर आरोप लग रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों को फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, गुंडई के बल पर वाहवाही करा रहे हैं। कुछ लोग गोदी मीडिया की बात करते हैं कि गोदी मीडिया इनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। इस दौरान ऐसी खबरों का आना कि जहां राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी महता की जय जयकार हो रही हो, वाहवाही हो रही हो, तो बड़ी खबर है। कुछ लोग इस उधेड़बुन में भी आते हैं कि कौन सही है कौन गलत। जैसे आज की खबरों में खबर है कि दुनिया के लिए मंत्र बना अपने मोदी जी का एक संदेश। खबर क्या है, चलिए तह तक जाते हैं कि एक लाइन में खबर यह बनी है कि यूएनजीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उस बयान का जिक्र किया जब प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान शांति का पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। बस पीएम साहब के इसी बयान की कई पश्चिमी देशों ने सराहना की है। जो मोदी मंत्र टाइटल के साथ खबर बनकर छाई हुई है, प्रधानमंत्री के रूस को इस ज्ञान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जे बाइडेन
और फ्रांस के इमैनुअल और संयुक्त राष्ट्र महासभा तक सब उनके शांति पाठ को सराह रहे हैं। और देश के घर घर में छाए मोदी आज इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में भी छाए हुए हैं। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South, a effective contract which is respectful for food, for biodiversity, for education. It's no longer a time for block thinking. तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां मदरसा सर्वे के बाद वक्फ संपत्तियों की जांच का फैसला सुर्खियों में है। मदरसा सर्वे तो आप बीते कई दिनों से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और जो नया है वक्फ संपत्तियों का सर्वे। खबर बताने से पहले इस शब्द का मतलब समझिए। इस शब्द का अर्थ है कि किसी भी धार्मिक कार्य के लिए किया गया दान। इस दान में कुछ भी हो सकता है, एक राशि हो सकती है, या आपकी स्वयं सेवा हो सकती है, या आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। लेकिन वक्फ संपत्तियों का सर्वे इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इस शब्द का संबंध इस्लाम से है। जी हाँ, इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कोई भी दान वक्फ कहलाता है, जो धार्मिक या पवित्र कहा जाता है। यानी कि सीधी सरल बात यह है कि वक्फ शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर इस्लाम से जुड़े विषय में होता है। मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा मुद्दा तो आपको बिना बताए समझ आ गया होगा, फिर भी बताए देते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसा सर्वे के बाद अब राज्य में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराने का निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को दी। बस तभी से वक्फ शब्द सुर्खियों में टॉप पर आ गया है। सरकार का कहना है कि ऊसर, बंजर, भीटा जैसी सार्वजनिक संपत्ति को वक्फ के नाम पर हथियार लेने की मनमानी पर अब लगाम लगाई जाएगी। वक्फ संपत्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वक्फ तो खुदा की संपत्ति है, इस पर ना किसी को कब्जा करने का हक है और ना ही किसी को खुर्द-बुर्द करने का हक है। सरकार ने बड़ी साफ मंशा से इसकी सर्वे कराना प्रारंभ किया है। पहले से भी आदेश हमने दिए हुए हैं, क्योंकि वक्फ संपत्तियों को चिन्हित कराएं, चिन्हित कराने के बाद फिर कार्रवाई करें। दरअसल अगर धर्म के नाम पर एक संपत्ति का लंबे वक्त तक इस्तेमाल होता रहे तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ हो जाती है। अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ कर दी जाए तो आप उसे वापस भी नहीं ले सकते। बता दें कि वक्फ संपत्तियों की जांच का फैसला देते हुए योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना यानी कि 1989 का एक विवादित शासनादेश भी रद्द कर दिया है। 7 अप्रैल 1989 के बाद से जो भी संपत्तियां वक्फ के रूप में चिन्हित हैं यानी कि दर्ज हैं, उनका फिर से निरीक्षण कराने की बात कही गई है। ऐसे में हो सकता है कि इस जाँच के बाद या इस दौरान भी विरोध के सुर फूटें, और विरोध के सुर फूटने भी लगे हैं। अखिलेश यादव वक्फ बोर्ड की जांच पर ऐतराज जता रहे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार ये सर्वे कराकर संपत्ति छीनना चाहती है। हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए। रार शुरू हो चुकी है जो आगे और बढ़ेगी, ऐसा तय है। और हो सकता है कि आगे चलकर यह सवाल भी उठने लगे कि जांच और निरीक्षण सर्वे सिर्फ एक चिन्हित दायरे का ही क्यों हो, सभी का होना चाहिए। मंदिरों के नाम पर भी कब्जे अधिग्रहण होते हैं, उनकी भी जाँच होनी चाहिए। तो सिर्फ मंदिर वक्फ ऐसा क्यों? वैसे इस विषय पर बातचीत हो सकती है, लेकिन समय की कमी है और जाते जाते आपको एक पॉजिटिव नोट भी देना है। जो आज की पॉजिटिव खबर है वो ये है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। गंदे पानी से भरे गड्ढों के बीच वॉक कर रही है सजी सवरी एक दुल्हन। इस फोटोशूट को कराकर दुल्हन प्रशासन को सहज लहजे में सड़कों की दुर्दशा का संदेश दे रही हैं, सड़कों की दुर्दशा से वाकिफ करा रही हैं। वैसे बताया ही जा रहा है कि सड़कों का बुरा हाल है, इन्हें ठीक करा दो। ये ब्राइडल फोटोशूट केरला का है। अब आप कहेंगे कि वीडियो में पॉजिटिव क्या है, तो वो ये है कि अपने देश, राज्य, समाज के प्रति हमारी सोच, अगर हम सिर्फ खुद के स्वार्थ से हटके सबके लिए कुछ करना चाहें तो अपने निजी समय से भी सार्वजनिक हित के काम संभव है। जैसे साड़ी में सजी संवरी दुल्हन का टूटी फूटी बदहाल सड़कों के बीच ये यादगार फोटोशूट, जो पक्का वहाँ तक पहुँचा होगा जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए। और जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि सोशल मीडिया वो माध्यम है जो बहुत सी मुश्किलों के हल और खबरों को सही मंजिल तक पहुंचा देता है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।